हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स एकेडमी। मैं मंजू शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ और आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जहाँ तक जीएसटी के बारे में हम बात करें तो हम में से ज़्यादातर लोगों ने जीएसटी के बारे में कभी ना कभी ज़रूर सुना हुआ है, जो वर्तमान में तो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, जीएसटी क्या है, भारत में कब इम्प्लीमेंट हुई, किस तरीके से काम करती है, उससे पहले क्या चीज़ थी, क्यों हम जीएसटी को लेकर के आए, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एज वी ऑल नो, जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो भारत में अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी को इंडियन पार्लियामेंट के अंदर 29 मार्च 2017 के अंदर पास कर दिया गया था। हालांकि जीएसटी के ऊपर जो अगर हम कहें कि कब चर्चा शुरू हो गई थी इंडिया के अंदर, तो ये सन 2000 के अंदर इसके ऊपर बातचीत होनी शुरू हो गई थी। इस कंसेप्ट के बारे में बात होनी शुरू हुई। इसको इससे पहले बहुत बार लाने की कोशिश की गई, पर किसी न किसी वजह के कारण कुछ कभी संवैधानिक, कभी और बहुत सारी अड़चनें रहीं जिनकी वजह से इसे पास नहीं किया गया। तो इसके बारे में हम फिर कभी किसी वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। फ़िलहाल हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये किसी व्यूअर की रिक्वेस्ट पर मैं इस टॉपिक को डिटेल में आज डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। तो जीएसटी जो है वो 29 मार्च 2017 को इसे पार्लियामेंट के अंदर पास कर दिया गया था और 1 जुलाई 2017 के अंदर इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया था पूरे भारत के अंदर। तो सबसे पहली बात तो ये कि जीएसटी है क्या। जीएसटी जो है वो लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इसी वजह से इसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहा जाता है, यानी सभी तरह की वस्तुएं और सेवाएं उनकी पूर्ति के संदर्भ में इस टैक्स को लगाया जाता है। ये जो टैक्स है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज, हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि मल्टी स्टेज किस तरह से है। मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये भी हम बात करेंगे कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों कहा गया है इसे। एंड वन मोर थिंग, इट इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि इससे पहले जो वैट हुआ करता था, ये वैट का ही एक वर्जन है जीएसटी। ठीक है, वैट क्या था? वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, प्रोडक्शन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस तक जिस जिस स्टेज पर वैल्यू एडिशन होती है, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस की वैल्यू के अंदर ऐड होता है, मूल्य वृद्धि होती है, वहाँ पर टैक्सेस लगता है। तो जीएसटी में भी बिल्कुल इसी तरीके से है। इसीलिए जीएसटी जो है वो नेचर में हम कह सकते हैं कैसा है, वैल्यू एडेड टैक्स है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव की बात है कि बहुत सारी चीज़ों को इसके अंदर कंसीडर किया गया, बहुत सारे पहलू देखे गए हैं। मल्टी स्टेज वही, क्योंकि जितनी स्टेजेस में वैल्यू एडिशन होगा उन सभी स्टेजेस में जीएसटी लगता है। डेस्टिनेशन बेस्ड का क्या है कि इसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों कहा गया है, क्योंकि जो एंटायर टैक्स बर्डन है वो अल्टीमेटली कहाँ पर जाता है, फाइनल कंजप्शन पॉइंट के ऊपर जाता है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड किस तरीके से है। ठीक है, सबसे पहली बात ये तो हमने कर लिया कि जीएसटी क्या है। अब हम कि जीएसटी लेकर के क्यों आया गया, वाई जीएसटी। तो क्या है कि बिफोर जीएसटी से पहले क्या था कि जो हमारा सिस्टम था वो बहुत तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। ठीक है, यानी कि एक तो चीज़ क्या है कि जो जीएसटी है ये भी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली नहीं लग रहा है। ठीक, ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट
और इंसिडेंस अलग अलग पर्सन पर होता है। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस अलग अलग पर्सन पर होता है, यानी कि जिससे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो कोई और पर्सन होता है और जिसके ऊपर उसका बर्डन पड़ता है वो कोई और पर्सन हो सकता है या होता ही है ज़्यादातर। ठीक है, इसके बारे में हम एक पहले वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर डिटेल में हमने बात की थी डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। यहाँ पर हम इस डिस्कशन में नहीं जाएंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा जहाँ पर आप इसके बारे में जान सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे जीएसटी के ऊपर। तो हम बात कर रहे थे कि जीएसटी से पहले किस तरह का सिस्टम था, क्यों हमें लगा कि हमें इसको रिप्लेस करना चाहिए। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरह से टैक्सेस लग रहे होते थे। सेल्स टैक्स है, सर्विस टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, फिर एंटरटेनमेंट टैक्स है, एडवर्टीजमेंट टैक्स है, बहुत सारे टैक्स थे। तो एक कॉम्प्लेक्स एक नेचर था टैक्सेस का, तो उसके लिए उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करने के लिए क्या किया गया, जीएसटी को लेकर के आया गया। तो जीएसटी के पीछे जो एक सबसे बड़ा जिसको रीज़न कहा जाता है वो है वन नेशन वन टैक्स का, एक देश एक कर, एक राष्ट्र एक कर, ONOT, इसे इन शॉर्ट ONOT कहा जाता है। तो ये इसके पीछे एक हम कह सकते हैं कि उद्देश्य था जिसकी वजह से जीएसटी को लाया गया। तो जीएसटी से पहले क्या था, बिफोर जीएसटी किस तरह की चीज़ें रहती थी, जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझें कि जब रॉ मटेरियल लिया जाता था, ठीक है, तो रॉ मटेरियल लिया जाता था तो यहाँ पर रॉ मटेरियल कहाँ पहुँचा, मैन्युफैक्चरर के पास पहुँचा। ठीक है, मैन्युफैक्चरर के पास पहुँचा, तो इस स्टेज पर यहाँ पर वैल्यू एडिशन हो रही है तो यहाँ वैट लगता था। ठीक है, देन मैन्युफैक्चरर ने जो है गुड प्रोड्यूस कर दी, गुड है या सर्विस वटेवर कोई भी चीज़ हो सकती है। तो फिर क्या होता था, वो कहाँ जाता था सेल के लिए, कहाँ जाता, वो होलसेलर के पास चला जाता है। ठीक है, होलसेलर के पास जाता है तो यहाँ फिर यहाँ से यहाँ में फिर से वैल्यू एडिशन होगी, तो यहाँ पर क्या लगता, वैट लगता, प्लस में क्या लगता, एक्साइज ड्यूटी भी लग रही है। ठीक है, देन होलसेलर से जा रहा है किसके पास, रिटेलर के पास जा रहा है। ठीक है, और यहाँ फिर से वैल्यू एडिशन हो रही है तो यहाँ फिर अगेन वैट होगा। ठीक है, रिटेलर से फिर कहाँ चला गया, फाइनल कंज्यूमर के पास चला गया, अंतिम उपभोक्ता के पास। ठीक है, तो यहाँ फिर से वैल्यू एडिशन है तो अगेन वैट। तो इस तरह का सिस्टम हमारा था बिफोर जीएसटी। अब देखिए, लगेगा अब भी इन सभी स्टेजेस पर जीएसटी लगना है, लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क है कास्केडिंग का। कास्केडिंग ये एक कंसेप्ट है जो हमें समझना है यहाँ पर कि कास्केडिंग क्या होती है। ठीक है, इस प्रोसेस में और जीएसटी में कैसे कास्केडिंग को रिमूव किया गया, हम इसको एक इसी एग्जांपल से हम इसको कर लेते हैं कि मान लीजिए जो कोई रॉ मटेरियल है, सपोज करो कि ये 100 रुपीज़ का है। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लीजिए इसके ऊपर 20 रुपीज़ का क्या लगना है, वैट लगना है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, 120 का हो गया। ठीक है, इसने फिर इसमें वैल्यू एडिशन की। ठीक, वैल्यू एडिशन की तो ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर से इसने क्या किया, अब मान लीजिए इस प्रोसेस में यहाँ पर फिर से 20% का टैक्स लगना है, तो वो 20% का टैक्स किसके ऊपर लग रहा है, 120 के ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो क्या चीज़ हो रही है, जो यहाँ पर जो वैल्यू थी इनिशियली वो तो 100 थी, 100 के ऊपर जो 20, अभी मैं यहाँ पर जो वैल्यू एडिशन हुई है उसकी बात नहीं कर रही, कितनी वैल्यू ऐड हुई है वो नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्या कह रहे हैं कि 20% क्या लग गया, टैक्स लग गया, 120 होगी इसकी वैल्यू सेम मटेरियल पर ही अगर मैं बात करूं, हालांकि कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन भी हुई होगी यहाँ पर। तो हम सिर्फ इसको समझने के लिए, क्योंकि अगर मैं वैल्यू ऐड करूंगी तो हम क्लियर कट नहीं समझ पाएंगे कि टैक्स के ऊपर टैक्स कैसे लग रहा है। सो वैल्यू एडिशन को फिलहाल हम नहीं ले रहे, लेकिन स्टेजेस ले रहे हैं वैल्यू एडिशन की। ठीक है, तो अब जब यहाँ से यहाँ पर टैक्स लगेगा तो क्या हुआ, जो ये 20 रुपये जो किस चीज़ के थे, टैक्स के थे, इसमें वैट के,
इसके ऊपर फिर से टैक्स लग जाएगा। यहाँ पर आने के बाद जब इसके ऊपर 20% फिर से टैक्स लगा तो ये 120 का 20% कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 120 का कितना बन जाएगा, यहाँ पर 144 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में फिर से क्या होगा, 20% टैक्स लगेगा। अगर हम सारी स्टेजेस पर 20% ले रहे हैं तो फिर इसके ऊपर फिर से 20% टैक्स लगेगा, जिसमें कि सिर्फ 100 पर नहीं लग रहा, वो किसके ऊपर लग रहा है, जो 44 जो उसमें टैक्स ही था, वैल्यू ऐड के अलावा। वैल्यू ऐड तो हो रही होगी, कुछ ना कुछ जरूर हो रही होगी वैल्यू ऐड, जिसको हम यहाँ शो नहीं कर रहे हैं। तो इस टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स लगेगा। तो इस तरीके से क्या होता था कि हर एक स्टेज के अंदर टैक्स के ऊपर टैक्स लगता चला जाता था। ठीक है, सिर्फ मतलब जो टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया गया है या हो चुका है, लग चुका है, पे तो खैर वो हो सकता है कि फाइनल कंज्यूमर पर जाकर के ही पे होगा, लेकिन तो होता क्या था कि वो जो गुड है जब रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर से होते हुए फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचती थी, तो तब तक उसके ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगते लगते फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचते हुए उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, हाई प्राइस हो जाता था। तो ये जो प्रॉब्लम है इसे कहा जाता है कास्केडिंग। ठीक है, तो जीएसटी के अंदर इस कास्केडिंग को रिमूव किया गया। ठीक है, अब क्या किया गया कि यहाँ से यहाँ जब ये टैक्स लगा तो 100 से 20% लगा, ओके हो गया 20%। अब यहाँ जब टैक्स लगना है, यहाँ लगना है 24 लगना है, इसके ऊपर जब 20% होगा तो 24 लगना है। अब क्या होगा कि 24 में से 20 तो ऑलरेडी पे हो चुका है, तो बाकी कितना बचा, 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर 120 में 24 ऐड नहीं होंगे जो कि पहले हो रहे थे, बल्कि कितने ऐड होंगे, 4 ऐड होंगे। तो इस तरीके से जो फाइनल कंज्यूमर के पास गुड पहुँचती है तो वो उतनी महंगी नहीं पहुँचेगी। ये एक फ़र्क है किसके अंदर, जीएसटी के अंदर और वैट के अंदर। तो अब ये आपको क्लियर हो गया कि ये मल्टी स्टेज है। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस पर लग रहा है, इट इज़ मल्टी स्टेज। दूसरी चीज़ इसमें ये फिर वैट से डिफरेंट कैसे हो गया, क्योंकि वैट में भी सेम चीज़ होती है। तो ये वैट है, वैल्यू एडेड है, क्योंकि जहाँ जहाँ वैल्यू एडिशन हो रही है वहीं वहीं टैक्स लग रहा है, बट इसके अंदर टैक्स ऑन टैक्स नहीं है, कर के ऊपर कर नहीं है। मतलब कास्केडिंग को क्या किया गया है, रिमूव किया गया है कास्केडिंग को। यहाँ पर थर्ड जो हमने एक इसके फीचर की बात की थी जीएसटी के, कॉम्प्रिहेंसिव की बात होगी, मल्टी स्टेज की बात होगी, डेस्टिनेशन बेस्ड। थर्ड फीचर हमने क्या कहा था कि इट इज़ डेस्टिनेशन बेस्ड। डेस्टिनेशन बेस्ड किस तरह से है कि यहाँ पर इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ कहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, अल्टीमेटली वो कंज्यूम कहाँ हो रही है, जाकर वहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे, किस तरीके से हम कहेंगे कि रेवेन्यू कलेक्शन कहाँ होगा। जैसे कि हम इसके इस फीचर को डिस्कस कर रहे हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या है कि जहाँ पर अल्टीमेटली कंज्यूम हो रहा है वहाँ पर जो है रेवेन्यू कलेक्शन होगा। वो किस तरीके से कि जैसे कि मान लीजिए कोई जो गुड है वो प्रोड्यूस हुई कहाँ पर, इन हरियाणा, हरियाणा के अंदर प्रोड्यूस हुई, बट उसे कंज्यूम कहाँ पर किया गया, सपोज कीजिए उसे एमपी मध्य प्रदेश के अंदर उसे कंज्यूम किया गया। तो जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा, यानी कि जो रेवेन्यू है वो हरियाणा में ना जा कर के कहाँ जाएगा, एमपी के अंदर, क्योंकि फाइनली कंजप्शन कहाँ पर हो रही है, उसकी एमपी के अंदर हो रही है। तो इसलिए ये क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किन किन, हमने भी कहा कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज किया है इसने, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या किया है, रिप्लेस किया है जीएसटी ने। तो वो कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिनको क्या किया गया है, जीएसटी के अंदर मर्ज कर दिया गया है, या जीएसटी किन किन इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करती है, रिप्लेस करती है, किन किन इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करती है, रिप्लेस करती है जीएसटी। तो वो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है,
ड्यूटी ऑन एक्साइज, एडिशनल ड्यूटीज ऑन एक्साइज, सेस, सेंट्रल वैट, स्टेट वैट सॉरी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स जिसे ऑक्ट्रॉय भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर चीज़ें जाती हैं तो उस टाइम पे चुंगी, आपने शायद ये वर्ड सुना होगा, चुंगी लगती है, तो उस कर को कहा जाता है ऑक्ट्रॉय या एंट्री टैक्स। तो उसको भी रिप्लेस करता है ये। टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, विज्ञापनों के ऊपर जिस भी तरह के कर लगते हैं उनको रिप्लेस करता है। लॉटरीज, बैटिंग, गैम्बलिंग, इनके ऊपर जो भी टैक्सेस लगते हैं उनको भी जीएसटी रिप्लेस करता है। बट कई ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिनको क्या किया गया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस विच इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी, जिनको जीएसटी के अंडर कवर नहीं किया गया है। कौन कौन से हैं? जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, इनके ऊपर जो भी टैक्सेस है वो अभी तक पुराने उसमें ही चल रहा है, यानी वैट में ही चल रहा है। पेट्रोलियम के ऊपर है, चाहे डीजल है उसके ऊपर। इसके अलावा नेचुरल गैस या जितनी भी और फ्यूल की फॉर्म में जो भी गैसेस इस्तेमाल की जाती हैं उन पर भी अभी वैट ही चल रहा है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी जो है वो भी एज इट इज़ चल रही है, मतलब वो अपने पुरानी फॉर्म में ही है, उसको जीएसटी के अंडर नहीं लाया गया है। एंड अल्कोहल, यानी कि वाइन वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें, अल्कोहलिक जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे भी अभी तक पुरानी जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसी के अंदर है, यानी वैट के अंदर ही चल रहे हैं। इनको भी जो है वो जीएसटी के अंडर नहीं लाया गया है। तो हमने ये बात कर ली कि किन किन इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी के अंडर लाया गया है, यानी जीएसटी को रिप्लेस कर रहा है, और कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जिनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ जीएसटी के बारे में कि जीएसटी के कंपोनेंट्स क्या। अब हमने ये तो कहा कि बहुत सारे टैक्सेस को रिप्लेस करता है, पर क्या जो जीएसटी है वो कम्प्लीटली एक ही फॉर्म में है? कंपोनेंट ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी के जो है वो 3 कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी में क्या है? सेंट्रल जीएसटी है, ठीक है, दूसरा क्या है? स्टेट जीएसटी है, एंड थर्ड वन इज आईजीएसटी। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं इंटरस्टेट जीएसटी भी कहा जा सकता है इसे, या फिर हम इंटीग्रेटेड वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब ये हैं क्या क्या चीज़ें जो देखो जिस टाइम पे जीएसटी लगाया गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टैक्सेस थे, ऐसी कमोडिटीज़ थी जिनके ऊपर सिर्फ स्टेट टैक्स कलेक्ट करता था, बहुत सारी ऐसे थी जिन पर सेंटर कलेक्ट करता था, एंड देन उसके बाद शेयरिंग होती थी कि फेडरल सिस्टम के अंदर किस तरीके से कितने टैक्सेस की कलेक्शन को सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, कितनों को जो है स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। बट इसमें इस तरह की चीज़ों को लेकर के काफ़ी एक जो है विवाद रहा। तो क्या किया गया कि ऐसे प्रोडक्ट जो किसी एक स्टेट के अंदर बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, सप्लाई हो रहे हैं, या गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, तो उनके अंदर स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी जो है वो इक्वली शेयर किया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर सपोज करो कि किसी कमोडिटी के ऊपर 18% जीएसटी है, तो इस 18% जीएसटी में क्या है? 9 + 9, यानी 9% जीएसटी कहाँ जाएगा? स्टेट सेंट्रल जीएसटी में जाएगा जीएसटी, और 9% कहाँ जाएगा? स्टेट जीएसटी, यानी स्टेट के खाते में जाएगा। जिस राज्य में वो वस्तु प्रोड्यूस की जा रही है, सप्लाई की जा रही है, उस स्टेट के पास, और 9% किसके पास जाएगा? सेंटर के पास जाएगा। ठीक है, जो दूसरी चीज़ है वो क्या है? दिस वन इज इंटीग्रेटेड, हम कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो कि किसी एक राज्य के अंदर प्रोड्यूस हुई और किसी दूसरे राज्य के अंदर बेची जा रही है, ठीक है, सप्लाई किसी दूसरे राज्य के अंदर हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, यानी जब इंटर स्टेट सेल होती है,
हम इसको ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि जब इंटर स्टेट सेल होती है किसी भी गुड या सर्विस की, उस केस में क्या लगता है, IGST लगता है। यानी यहाँ पर शेयरिंग नहीं होती है, यानी कि जितना भी GST लगेगा 18% अगर लग रहा है तो 18 का 18% कौन कलेक्ट करेगा, सेंटर कलेक्ट करेगा। ठीक है, और उसके बाद सेंटर ये देखेगा कि उसे जिस स्टेट के अंदर वो सेल हो रहा है, प्रोड्यूस कहीं और हुआ, सेल कहीं और है, तो जिसमें वो सेल हो रहा है वहाँ पर वो उसको किस तरीके से, उसकी परसेंटेज को किस तरीके से शेयर करेगा, ये फिर सेंटर के मैटर्स के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से ये 3 हम इसके कंपोनेंट्स कह सकते हैं जो GST के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे GST के एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे कि फ़ायदे क्या हैं, क्या सोच करके जो है गवर्नमेंट GST को लेकर के आई है। तो सबसे पहली बात ये अभी हम बात कर चुके हैं, रिमूविंग कास्ट गेटिंग, कि जो GST है वो क्या कर रहा है, टैक्स ऑन टैक्स, कर के ऊपर कर नहीं लगेगा, उसको रिमूव करता है। तो ये एक फ़ायदा है इसका। हायर थ्रेशोल्ड लेवल फॉर GST रजिस्ट्रेशन, ये क्या है कि GST के अंदर क्या किया गया है कि मिनिमम जो है 20 लाख तक की जो है वो टर्नओवर होना चाहिए किसी भी आप कह सकते हैं जो भी सेलर है उसका 20 लाख तक का जो टर्नओवर है, तो तभी वो क्या करेगा, उसे GST रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ उसे एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। 20 लाख के बाद ही उसे क्या करना होगा, GST के उसके अंदर वो आता है, थ्रेशोल्ड लेवल के अंदर आता है। जबकि यही अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन है यानी उत्तर पूर्व के अंदर, इसका जो लेवल है वो क्या रखा गया है, 10 लाख तक का रखा गया है कि उसके बाद ही उसे GST के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है। अगर 10 लाख से कम है तो उसे GST रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थर्ड वन क्या है, कंपोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ऐसे बिजनेस हाउसेस जिनकी 75 लाख का अगर टर्नओवर है तो ऐसे बिजनेस हाउसेस को अपनी टर्नओवर पर 1% तक का ही टैक्स देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके अंदर उनको काफ़ी, ये जो स्कीम है ये कंपोजिशन स्कीम कहलाती है, तो ये काफ़ी रिलैक्सेशन दी गई है स्मॉल बिजनेसेस को जिनका छोटा कारोबार है, ज़्यादा बड़ा कारोबार नहीं है। ये एनुअल तीनों जगह पर हमने जो टर्नओवर की बात की है वो एनुअल टर्नओवर की बात है। ठीक है, और यहाँ पर हम जिस टैक्स की बात कर रहे हैं ये टर्नओवर पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात की जा रही है। चौथा फ़ायदा क्या है, सिंपल ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हैं, इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन भरा जा सकता है, तो काफ़ी सारी चीज़ों को जो है काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑनलाइन किया गया है। फिफ्थ जो इसकी एडवांटेज है वो क्या है, रिलेटिवली लेस कंप्लायंस अंडर GST। तो GST है उसके अंदर मतलब जो इसके रूल रेगुलेशंस का जो एक मतलब सेट ऑफ रूल रेगुलेशन, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो उनका अनुपालन, उनका पालन कर पाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जो टैक्स सिस्टम है उसको सिंपल बनाने के लिए क्या किया गया है, जो कॉम्प्लायंसेस हैं उनको तुलनात्मक रूप से इसके अंदर काफ़ी कम रखा गया है। डिफाइंड ट्रीटमेंट फॉर ई-कॉमर्स एक्टिविटीज़, तो जितनी भी ई-कॉमर्स एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड जिस भी तरह से उनको डील किया जाता है वो क्लियर कट डिफाइन है ऑलरेडी ही। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी इन लॉजिस्टिक्स, अब इसमें क्या है कि जैसे हमने बात की कि जो चुंगी है, हमने कहा ना कि ऑक्ट्रॉय को जो एंट्री टैक्स है उसको भी रिप्लेस करता है ये। तो एक मान लीजिए एक जो कोई ट्रक है किसी सामान से भरकर, वो मान लीजिए कहाँ से चलता है, वो कश्मीर J&K से चलता है और उसे केरला पहुँचना है। ठीक है, एक बिल्कुल नॉर्थ पॉइंट से चलकर और साउथ पॉइंट पर पहुँचना है, तो क्या होगा, उसे तो बहुत सारे स्टेट बॉर्डर से हो करके गुजरना पड़ेगा। तो बार बार जो वो चुंगी का जो एक सिस्टम हुआ करता था उसकी वजह से उन्हें क्या होता था कि समय बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था इसके अंदर, तो एफिशिएंसी क्या हो जाती थी, कम हो जाती। तो अब बड़ी इजीली और कम समय के अंदर जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो सामान हैं, वो एक स्टेट से एक जगह से जो डेस्टिनेशन है उसकी, वहाँ पर बहुत जल्दी से पहुँचते हैं। और
जो लास्ट जो हम कह सकते हैं इसके एडवांटेजेस, वो है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो असंगठित क्षेत्र है, जो कि कहीं ना कहीं दायरे से बाहर निकल जाता था, उसको रेगुलेट करने का भी काम करता है जीएसटी। अब अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें कि इससे नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या हैं, तो एक तो क्या है नुकसान इसके अंदर कि जो वन नेशन वन टैक्स की बात थी, वो काफ़ी हद तक पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि हमने सारे टैक्सेस को इसके अंदर सम अप नहीं किया है। अभी भी अलग अलग तरह के काफ़ी सारे टैक्सेस हैं। दूसरा क्या है, काफ़ी तरह की जो है, ये हमने रिसेंटली टाइम में भी सुना है काफ़ी हद तक कि फर्जी कंपनियां बना करके इस तरीके से काफ़ी बड़े बड़े जो घोटाले हैं वो सामने आ रहे हैं जीएसटी को लेकर के। तो हम ये कह सकते हैं कि करप्शन जो है, जो सोचा गया था कि काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी होगी, तो करप्शन पर कोई रोक नहीं लगी है। करप्शन उसी तरीके से है। इसके अलावा थोड़ा सा जो इफ़ेक्ट है वो किसके ऊपर पड़ा है, टैक्स रेवेन्यू के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा है इससे। तो इस तरह की ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जीएसटी के बारे में। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो जीएसटी है ये एक टैक्स रिफॉर्म्स के डायरेक्शन में एक बहुत अच्छा कदम है। लेकिन जिस तरीके से इसे सोचा गया था कि हम वन नेशन वन टैक्स को अचीव करेंगे, उसे अचीव नहीं करता है। तो जीएसटी के इस टॉपिक की जो एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक था, उसके लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। और अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।